को देखा कि इस क्वार्टर में या इस कोर्स में और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया में क्या सिग्निफिकेंस होने जा रही है और ऑलरेडी क्या हो चुकी है। ठीक है, उससे पहले आप लोगों ने नेक्स्ट.जेएस को देखा और आप लोगों ने नेक्स्ट.जेएस को पढ़ा जो है वो क्वार्टर 3 में प्रमोट। अच्छा, अब सर जिया, सर अमीन, सर दानियाल, सर कासिम, आप लोगों ने अगर लास्ट सेशन में देखा हो तो ये बड़ा आउट हमारे इस क्वार्टर में 15,236 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स जो है वो क्वार्टर 3 में प्रमोट होंगे। वैसे तो सभी हो जाएंगे ऑफकोर्स, जो प्रोजेक्ट बना के देगा, जिसकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, जो हैकाथॉन को, एग्जाम्स को, चीज़ों को पास करेगा। लेकिन फर्स्ट 1000 में अगर आप लोगों का नाम हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग अगर फर्स्ट 1000 लोगों में हुए तो उसके बाद जो लोग आएंगे आप ऑफकोर्स उनके सीनियर होंगे। सही है। अब हो सकता है आप सीनियर हैं तो आपको कुछ लेवरेज मिले। अब लेवरेज क्या मिले, क्या मिल सकता है, ये मैंने कोड वर्ड में बोल दिया, समझदार को इशारा काफी होगा। सही है। तो आज का जो अब हम आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक पर। हम नेक्स्ट.जेएस पढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है भाई, नेक्स्ट.जेएस आपने देखा कि आपको किस तरह चीज़ों में हेल्प करता है। अब जाहिर सी बात है भाई, यूज़र जब भी आएगा वो सबसे पहले आपके ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट पे आएगा और उस वेबसाइट पे आएगा उसी वक्त आएगा जब उसको आपकी वेबसाइट जो है वो विजुअली अपीलिंग लगेगी। मतलब उसकी आंखों को अगर आपकी वेबसाइट अच्छी लगी तो ही वो आपका कंसिस्टेंट और परमानेंट यूजर बनेगा, अदरवाइज वो कहीं और चला जाएगा, चाहे आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट हो या आपकी कोई सिंपल बिजनेस वेबसाइट हो। ठीक है। तो आपकी जो वेबसाइट की जो थीम है, जो लेआउट है, वेबसाइट आपको जैसी दिखती है वो बहुत मैटर करता है। अभी तक तो आपने नेक्स्ट.जेएस में फंक्शनैलिटीज पढ़ी कि हाँ भाई हमारी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, चाहे वो सिंपल राउटिंग हो, नेस्टेड राउटिंग हो, डायनेमिक राउटिंग हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हो। वो आपकी वेबसाइट जितनी भी तेज क्यों ना हो, फंक्शनैलिटी में आपकी वेबसाइट 10 और 10 क्यों ना हो, अगर वो विजुअली अपीलिंग नहीं है, अगर वो आपके कस्टमर को आंखों को अच्छी नहीं लग रही, तो आपकी वेबसाइट का फंक्शनैलिटी का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब यूजर आएगा ही नहीं तो आप अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बेचोगे किसको। सही है ना। तो आपकी वेबसाइट विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए। ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं यूआई। यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब यूजर को क्या दिख रहा है, इंटरफेस क्या है उसके सामने, लेआउट क्या है उसके सामने। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो सॉरी। ठीक है। अब हम कैसे करें इस यूजर को अपनी लेआउट को अच्छा। आपने HTML पढ़ी। HTML क्या है, आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है या स्केलेटन। सही है। CSS भी एक चीज होती है जो आपकी वेबसाइट को विजुअली अपीलिंग बनाती है। यानी आपकी वेबसाइट दिख कैसी रही है, अगर कोई बटन है तो वो बटन किस तरह का दिख रहा है, कोई इमेज है, कोई सेक्शन है, वो किस तरह का दिख रहा है, ये चीज होती है CSS से। आपकी बॉडी का स्केलेटन है वो HTML है। आपने कोई एक नया घर खरीदा, उसकी सिर्फ 4 दीवारें और कुछ भी नहीं है उसमें। इट मीन्स वो जो 4 दीवारें हैं ना, वो आपके घर का HTML स्ट्रक्चर है। अब आपका घर दिख कैसे रहा है, आपने उसकी वॉल पे जो 4 दीवारें थी ना सादी सी, जिसमें सिर्फ आपको ईंटें नजर आ रही थी, अब आपने उस पे कलर कर दिया, उस पे कुछ डिजाइन कर दिया, अपने ड्राइंग रूम को अच्छे से अच्छा बना दिया। ये जो आपने इफेक्ट दिया ना कि हाँ अब आपके घर में कोई भी आएगा उसको आपका घर अच्छा लगे, वो बोलेगा यार क्या घर है, ये चीज है CSS। कि आपकी जो स्ट्रक्चर है उसको कितनी अच्छी विजुअली प्रेजेंस मिल रही है।
तो CSS क्या होता है, हम लोगों को पता है कि विजुअली अपीलिंग आपकी वेबसाइट को बनाता है, आपके लेआउट को अच्छा बनाता है। फिर सी जावास्क्रिप्ट की बारी आ जाती है। जावास्क्रिप्ट जो आपकी वेबसाइट को फंक्शनल करती है। अगर कुछ बटन के क्लिक पे या यूजर की हरकत पे हमें कुछ भी करना है तो वो जावास्क्रिप्ट से होगा। जैसे आप अपने घर में क्या फंक्शनलिटीज कर सकते हैं कि आपका जो डोर है वो स्लाइडिंग डोर हो, तो स्लाइडिंग डोर का क्या मतलब होता है, लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। ये जो इसकी फंक्शनलिटी है ना, ऑफ कोर्स ये जावास्क्रिप्ट से अचीव होगी। तो HTML स्ट्रक्चर, CSS फॉर लेआउट एंड जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने CSS की बात की, क्या हम वैनिला CSS या प्लेन CSS लिखेंगे? हम लिखेंगे टेलविंड CSS। कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे? टेलविंड CSS। अच्छा, टेलविंड CSS क्यों यूज करेंगे? टेलविंड CSS पहले तो है क्या? टेलविंड CSS एक जो है वो आपके पास CSS का फ्रेमवर्क है। जैसे आप Next.js पढ़ रहे थे, Next.js क्या है? रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। इसी तरह टेलविंड CSS के CSS का फ्रेमवर्क है। और आपने ये देखा कि जब भी आप किसी फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, फ्रेमवर्क आपके काम को आसान बनाने के लिए मौजूद होगा। जैसे आपने राउटिंग देखी, आपने राउटिंग कितनी आसानी से कर ली, सिर्फ एक फोल्डर बनाया, उसमें page.tsx की फाइल बनाई, बात खत्म, राउटिंग हो गई। अगर ये सेम काम आपको सिर्फ रिएक्ट में करना पड़ता, आपको मैन्युअली हर स्टेप से गुजरना पड़ता। तो फ्रेमवर्क क्या करता है, हमारे काम को आसान बनाता है कि भाई आप मत करो, हम खुद करेंगे। तो टेलविंड CSS के CSS का फ्रेमवर्क है। अब ये CSS में हमारी किस तरह से काम आसान करेगा? अच्छा, जिस तरीके से बात हुई टेलविंड CSS की, आप लोगों ने प्लेन CSS, जिसे वैनिला कहते हैं, यानी कि कोर CSS जब आप लिखते हैं उसको वैनिला CSS कहते हैं, ठीक है? कंफ्यूज मत होइएगा वैनिला के वर्ड से। अच्छा, जब आप लोग CSS लिखते हैं प्लेन, तो रिस्पॉन्सिव की किसी ने प्लेन CSS के अंदर रिस्पॉन्सिव किए? रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग? मीडिया क्वेरी यूज करते हैं, ठीक है? अब जो लोग जिन्होंने यूज किया वो लोग जवाब दें, जिन्हें नहीं पता वो सुन लें। तो रिस्पॉन्सिव बेसिकली होता क्या है कि आप स्क्रीन साथ में देख सकें, यानी कि आप अपने मोबाइल पे देख सकें, अपने लैपटॉप पे देख सकें, अपने डेस्कटॉप पे देख सकें, यानी हर तरह की स्क्रीन साथ में देख सकें। क्योंकि तो रिस्पॉन्सिव मतलब ये है कि हम उसको हर डिवाइस पे देख सकें। क्यों? क्योंकि आपको जो यूजर है वो कहीं भी देख सकता है बैठ के ना, आपकी वेबसाइट को वो मोबाइल पे भी देख सकता है, वो आपकी वेबसाइट को सिस्टम पे भी देख सकता है। इट डिपेंड ऑन द यूजर प्रायोरिटी की, वो किस चीज़ पे देखना चाहता है, ठीक है? तो अब जो है, अगर आप लोग सिर्फ कोर CSS यूज करते हुए जाके रिस्पॉन्सिव करेंगे उसको कि भाई यूजर किसी भी पेज पे जाके देख सके, उसको किसी भी साइट पे देख सके व्यू पोर्ट पे, तो फिर आप लोग मीडिया क्वेरी का यूज करेंगे। मीडिया क्वेरी यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है कि हर जगह पे जाकर आपको मीडिया क्वेरी लगानी पड़ती है। ऐसे ही है, इमेजेस में जाके मीडिया क्वेरी लगाएंगे आप उसके जो है जहाँ पे आपने फॉन्ट्स लगाए वहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाएंगे। इसके अलावा आप EM यूज करेंगे, रैम यूज करेंगे पिक्सल की जगह। ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है आप लोगों को, यानी कि आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्टी हो गई है। तो जब आप एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि टेलविंड CSS की बात आप सर ने बताई आपको, या हमने भी लास्ट अपने टेलविंड CSS डिस्कस किया था, तो इससे क्या होता है, सबसे पहले आपके पास जो एक बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि आपका जो पेज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिव हो जाता है। पहले हम बूटस्ट्रैप यूज करते थे, फिर इसके अलावा शेड CN है वो हम यूज करते थे, रिएक्ट के लिए मॉडर्न UI यूज करते थे, लेकिन स्पेसिफिकली Next.js के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, टेलविंड CSS यूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये भी एक वर्सल का प्रोडक्ट है। जिस तरीके से Next.js की डिप्लॉयमेंट में या वर्सल यूज होता है, इस तरीके से जो टेलविंड CSS है वो भी वर्सल का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ये ज़्यादा जो है कंपैटिबल होता है Next.js के साथ। कंपैटिबिलिटी समझते हैं ना क्या होती है? कंपैटिबिलिटी मतलब ये होती है कि ज़्यादा अच्छा किस में चल सकता है। तो टेलविंड CSS की अच्छी कोऑर्डिनेशन है आपस में, इस वजह से हम Next.js के साथ टेलविंड CSS यूज़ करते हैं। तो मैंने मुझे सबसे फर्स्ट बेनिफिट बताया इसका कि आपका जो पेज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिव हो जाता है। आपको बार बार जाकर मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप पिक्सल की जगह रैम यूज़ करें या EM यूज़ करें। उस पर भी फिर आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए, यानी कि कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं और नैव बार रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा आपका, फिर आप जाके नैव बार के सेक्शन में जाते हैं, फिर वहाँ पे आप मीडिया क्वेरी लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बचने के लिए बेहतरीन है ना कि हम टेलविंड डायरेक्टली यूज़ करें उसके अंदर।
ताकि हमारा पेज का जो लुक है वो भी अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो यूज़र के लिए, और हमारे जो है मसले में ईजी हो जाए। मेरी लाइट बंद हो जाए ना, सो जाए। क्यों बोलिए? हाँ, गर्मी इससे ज़्यादा होती है। हमारे पास और भी बहुत सारे CSS के फ्रेमवर्क्स हैं। हमने क्यों सिर्फ टेलमेंट CSS यूज़ किया? टेलमेंट CSS यूज़ करने की सबसे एक बड़ी वजह यह है कि टेलमेंट CSS आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। ठीक है, अच्छा टेलमेंट CSS में होता क्या? टेलमेंट CSS जैसे हमने क्या डिस्कस किया, फ्रेमवर्क्स आपके काम को आसान बनाते हैं। तो भैया जब काम आसान होता है तो आप वही चीज़ यूज़ करते हैं। अच्छा, अब किस तरह काम आसान हो रहा है? जैसे Next.js ने आपको खुद से बता दिया कि भाई ये इसका एक फोल्डर बना लेना, सिंपल एक फाइल बना लेना, आपका राउट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह टेलमेंट CSS में CSS की प्री डिफाइंड क्लासेस, प्री का मतलब पहले से डिफाइन की हुई क्लासेस आपको मिलती है। अब आपको खुद से CSS लिखने की जरूरत नहीं है। टेलमेंट CSS बोलता है कि भाई मैंने खुद से क्लासेस बना दी हैं, आप अपना टाइम सिर्फ उन क्लासेस को अप्लाई करने में इन्वेस्ट करो। खुद से CSS मत सोचो, मत लिखो, सिर्फ उसको जो है वो आप अप्लाई करने में अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो प्री डिफाइंड क्लासेस होती है टेलमेंट CSS में। अच्छा, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है इसलिए हम यूज कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है इसको प्रूव करने की कि Next.js को है ना दुनिया यूज करती है, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। Next.js को अब पूरी दुनिया यूज करती है। जब आप Next.js का एक फ्रेश प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं ना, तो Next.js खुद आपसे पूछता है कि क्या आपको टेलमेंट CSS चाहिए, ऐसा है कि नहीं? तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो चीज जिसको पूरी दुनिया यूज कर रही है, वो चीज खुद आपसे पूछ रही है कि आपको ये चाहिए कि नहीं। तो अब आप सोचिए कि टेलमेंट CSS का सिग्निफिकेंस कितना है कि एक मेजरली यूज होने वाली चीज Next.js खुद आपसे पूछ रही है भाई कि आपको टेलमेंट CSS चाहिए कि नहीं। वो क्यों किसी और दूसरे फ्रेमवर्क का नहीं पूछ रही? तो टेलमेंट CSS की जो है भाई आपके पास ये सिग्निफिकेंस है। अच्छा, अब आज का हमारा टॉपिक टेलमेंट CSS का इंट्रोडक्शन आपको पता ही था, मैंने दोबारा थोड़ा सा दे दिया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेक्स बॉक्स लेआउट यूजिंग टेलमेंट CSS। अच्छा जी, अब आप जब अपनी वेबसाइट डिजाइन करने बैठते हैं ना, तो आपके पास दो तरह के लेआउट्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है ग्रिड लेआउट, दूसरा होता है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, एक होता है ग्रिड, दूसरा होता है फ्लेक्स लेआउट, फ्लेक्स बॉक्स। एड्रेस हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ्लेक्स बॉक्स की क्या प्रॉपर्टी? रिवर्स कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? प्रॉपर्टी के थ्रू, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सॉरी जस्टिफाई या आइटम, अलाइन आइटम। ठीक है। और इसके अलावा फ्लेक्स बॉक्स के बारे में और भी कुछ कोई बताएं ईमेल्स में से? ठीक है, और अगर हम वेट देते हैं इसके अंदर तो क्या होता है? वेट किस तरह देनी पड़ती है? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 है, यहाँ पे 4 डे बनाए हुए हैं, 4 बॉक्सेस बनाए हुए मैंने, और मुझे उसको वेट दे रही है, तो मैं किस तरह दूंगी इसको? W से वेट डिवाइड करके दे देंगे उसको। क्या करेंगे? फ्लेक्स कॉल दे देंगे, ठीक है। और रॉ के लिए क्या देंगे? फ्लेक्स रॉ दे देंगे। जी, अब आप बताइए। फ्लेक्स रॉ, फ्लेक्स कॉलम। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, पहले जैसे इन्होंने बताया कि पहले जो हम ग्रिड यूज़ करते थे, अबे ये ठीक है। अब साइड से बात है, चीज़ें एडवांस में जाती है, तो फिर हमारे पास ग्रिड की जगह क्या आया? फ्लेक्स आया। फ्लेक्स ने क्या किया हमारे लिए? फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्स, तो
तो मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हुई हमारे लिए कि हम एट अ टाइम बहुत सारे जो अपने डिव्स हैं उनको एड्रेस कर आगे सकते बैठिए। हैं, ठीक है, उनको स्पेस दे सकते हैं, और बहुत सारे जो है इसमें हम लेआउट के अंदर बेसिकली फ्लेक्स यूज़ कर रहे होते हैं, वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं आप लोग। तो समझेंगे एक तरह से हार्ट है ये फ्लेक्स जो है वो क्या है आपकी वेबसाइट का Heart। लेआउट का हार्ट है, कि अगर आपने इसको सीख लिया ना तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे, आप फिर बहुत तेज़ी से काम करेंगे। तो अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो सिस्टम पे रखिएगा, आई मीन स्क्रीन पे रखिएगा, और कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ लाजमी पूछिएगा बीच में, ठीक है। ओके जी, आप लोगों को Next.js की एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन तो आती होगी, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है कहानी में। वो ये है कि 3 हफ्ते पहले Next.js ने अपना एक लेटेस्ट वर्जन रिलीज किया, Next.js ठीक है, 15। Next.js 15। ये मसला हमने था। जब इस क्वार्टर को शुरू किया था तो हम 14 ये थे, मसला नहीं था। अच्छा 15 रिलीज तो हो गया, बट अभी React.js 15 जो है वो स्टेबल नहीं। और जब भी मार्केट में कोई चीज़ स्टेबल नहीं होती ना, अनस्टेबल होती है, तो आप उस पर कभी भी काम नहीं करते। तो आज के बाद से जब भी आप Next.js की एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे, आप एक स्पेसिफिक वर्जन के साथ बनाएंगे। आप कभी भी जो है वो लेटेस्ट वर्जन नहीं बनाएंगे। मैं सिर्फ अभी फिलहाल इस क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। होपफुली Next.js वाले इसको एक आध महीने में फिक्स कर देंगे या इसको स्टेबल कर देंगे। जैसे ये स्टेबल हो जाएगा हम लेटेस्ट वर्जन पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम एक स्पेसिफिक वर्जन को यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे npx, हर चीज़ से मैं पूरी कमांड से मैं बस एंड में थोड़े से चेंजेस हैं। npx स्पेस क्रिएट नेक्स्ट डैश ऐप, यहाँ तक सब सेम रहेगा। आज तक आप क्या करते थे, ये लिखते थे, एंटर कर देते थे, लेटेस्ट वर्जन आपके पास इंस्टॉल हो जाता था, सही है। अब एक आप काम ये करेंगे एडिशनल, कि जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे इसके फौरन बाद विदाउट एनी स्पेस, बगैर कोई स्पेस दिए कुछ भी किए, आप लिखेंगे एक @ का साइन, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @14.2.2। ये आपने क्या किया, Next.js को बताया, आपने कहा npx भाई मेरी एक Next.js की एप्लीकेशन को क्रिएट करो, @ के बाद उसका आपने वर्जन बताया कि भाई Next.js का मेरे पास एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करो जिसका वर्जन ये है, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अब आपको पता है ये आपसे पूछेगा कुछ सवाल, मैं इसको यस कर देता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि कलर इसका चेंज हो गया, पता नहीं क्यों। यहाँ पे इसने लिखा है प्रोजेक्ट नेम, मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट मैंने किया यस, ESLint यस। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस की, ये मुझसे सवाल पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू यूज टेलविंड CSS? Yes। अभी हमने क्या डिस्कस किया, Next.js को दुनिया यूज करती है, और जो दुनिया यूज कर रही है वो खुद आपसे पूछ रहा है टेलविंड CSS चाहिए, मैं इसको बोल दूंगा यस, ठीक है, मैंने इसको कर दिया यस। फिर ये मुझसे सवाल पूछ रहा है, हर सवाल को हम डिफॉल्ट जाने देते हैं। अभी मेरे पास एक Next.js एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, ये जैसे ही शुरू होते हैं हम अपनी पढ़ाई को आगे कर जो है वो बढ़ाएंगे। अच्छा, आज के बाद जब भी आप लोग क्लास में, होपफुली आपकी ये प्रैक्टिस होगी, तो मैं भी आपको एक बता दूं ऐसे ही, कि जब भी क्लास में आए Next.js का एक फ्रेश प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं, ताकि जब भी आप यहाँ आए आपको इंस्टॉलेशन में टाइम ना लगे, और एक ही प्रोजेक्ट में सारे काम मत कीजिए, ताकि कल को जाके आपको खुद जब आप अपना प्रोजेक्ट देखें तो आपको ये जहन में सवाल ना आए कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ चली गई। तो हर चीज़ घर से पहले करके लाए, नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल विद दिस वर्जन। मैं ये कमांड दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसको चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ के जो है एक नया इनिशिएटिव है, अब जितना भी कोड होगा ना हमारे पास वो सारा हम गिटहब पे डाल देंगे अपना। तो फिर वो जो आपकी टेंशन रहती है कि जी कोड मिस ना हो जाए, फिर हम घर जाके ढूंढेंगे, किस तरह प्रॉब्लम हो जाती है, कोड नहीं मिल पा रहा होता, तो वो सोल्यूशन आपके ये है कि जितना भी कोड होगा सारा एक रिपॉजिटरी के अंदर क्लास की डेट के साथ या क्लास के उसके साथ जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा पूरा कोड।
ठीक है, या तो सर अपने इस पे डाल दें गिटहब पे, या मैं अपने गिटहब पे डाल दूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि गूगल फॉर्म बनाया है, वो डिस्कॉर्ड पे आज इंशाल्लाह आ जाएगा। तो जो असाइनमेंट्स आपने क्लास 1 से किए थे, जो भी हम लोगों ने असाइनमेंट्स बनाए थे, पहले हमने एक सिंपल एक वेब पेज का बनाया था, याद है असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 2 हमने एक आर्टिकल लिखवाया था जिसमें हमने डिफरेंस बताया था कि जो है क्या डिफरेंस है बिटवीन Next.js एंड React.js, ठीक है, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी थॉरली स्टडी हो जाए कि भाई React.js में और Next.js में क्या डिफरेंस है, किसकी वजह से जो है एकदम React इतनी पॉपुलर होने के बाद एकदम से डाउन हो गया और फिर Next जो है वो एकदम पॉपुलर हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप जो हमने बनाया था असाइनमेंट में, क्या बनाया था हमने, पेजेस तो बनवाए थे, उसके बाद टेलमेंट CSS के ऊपर एक वेबसाइट बनाने की दी थी, ताकि जो है गवर्नर हाउस की, ताकि आप लोगों का जो है थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ बनाए तो आप लोगों को अचीवमेंट महसूस हो कि हाँ ठीक है हमने ये बनाया, अचीवमेंट हुई। तो कितने लोगों ने बनाया था वैसे बाय द वे? क्या गवर्नर हाउस की वेबसाइट, क्या चीज़ साथ खड़ा किया हो, क्या चीज़? गवर्नर हाउस, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों तक? वैसे मेरी आवाज़ आ रही पीछे तक? यस आ रही नहीं, आ रही वहाँ तक, तो ये हिलचुल क्यों नहीं हो रही यहाँ पे? अच्छा बहरहाल, तो जिन जिन ने बनाई थी वेबसाइट, प्लीज वो सारा अपने लिंक्स जो डिप्लॉय किया हो गिटहब पे लिंक डाल दीजिएगा। और अभी जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है Next.js इंस्टॉलेशन में, मैं बहुत सारी देखी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से आ रही है कि हमने @latest करके सीखा था। तो माइट ही पॉसिबल आप @latest करके ही जो अपनी वो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, तो आप @latest करके ना आप एप्लीकेशन क्रिएट कीजिएगा, उसके अंदर वर्जन डाल दीजिएगा। जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में वर्जन डालते थे 5.2 पॉइंट समथिंग का वर्जन डालते थे टाइपस्क्रिप्ट में, याद है? इसी तरीके से अब Next.js के अंदर आप लोगों ने वर्जन डालना है 14.2.2 का, ताकि आप लोग जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नहीं यार, फिर तो आज पहले बनवाए थे 3 हफ्ते पहले, लेटेस्ट लिखे थे, याद है? आप इसलिए बना करें 15 आ गई, Next.js 15 आ गई है, और Next.js 15 में बीटा वर्जन के ऊपर है ना। वो 15 ही होगा आपके पास इंस्टॉल, 15 के अंदर भी आगे कुछ वर्जन है जो कि बीटा वर्जन के ऊपर है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट लिखेंगे तो Next.js 15 इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। 15 अभी अनस्टेबल, हाँ, अनस्टेबल चीज़ कभी भी आप यूज़ नहीं करते। आप उसको वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे ना, आपके पास एरर आता है, सही है। और अभी जो आ भी रहे हैं ना वर्सल पे एरर, इसी वजह से आ रहे हैं आप लोगों के पास। हाँ वो आएगा, आपकी अपनी वजह से आ रहा है। अगर आप 14 यूज कर रही है, कोई बिल्ड लॉग्स अगर उसके फेल हो रहे हैं ना, वो आपकी अपनी वजह से, वो वर्सल Next.js की वजह से नहीं आ रहे, तो वो आपको कुछ सॉल्व करना। आप सिंपल जो भी एरर आ रहे हैं ना उसको ChatGPT कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा रीज़न क्या है एरर का। लेकिन ChatGPT के पूछने के तरीके होते हैं ना, तो आप उस तरीके से पूछेंगे तो तरीके से जवाब मिल जाएगा आपको, सही। ओके जी, तो इस वक्त मेरे पास Next.js का एक फ्रेश प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये देखें, ये इसका है एक अलग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें SRC है, ऐप है। अच्छा, अब हम ये सारी चीज़ों से आप फेमिलियर है, इसमें हमें डीप में जाने की नीड नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, चलें, SRC है, ऐप है, इसके अंदर मेरी कौन सी ऐसी फाइल है जो मेरा एंट्री पॉइंट होगा? page.tsx मेरा जो है वो इस प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होगा। एंट्री पॉइंट मतलब कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मेनली कहाँ से शुरू हो रहा है। अगर मैं इसका एक नॉर्मल इस तरह का एक व्यू देखूं तो आपको कुछ इस तरह ही यहाँ पे मिलता होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों से आप फेमिलियर हो, ठीक है। कुछ भी चेंजेस स्टार्ट करने हैं, कोडिंग लिखना स्टार्ट करनी है, तो वो इस SRC ऐप page.tsx से आप स्टार्ट करेंगे। हम देखें यहाँ पे भी हमारे पास यही है SRC, इसके बाद एक ऐप और यहाँ पे page.tsx।
तो हम यहीं पर है और हम यहाँ पे आके फिलहाल सारा कोड जो है वो रिमूव कर देते हैं और हमने कर दिया। ठीक है, और जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो बिल्कुल क्लीन होगी। ऑफ कोर्स ये अभी एक मुझे मसला करेगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, सही है। ओके। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में जब मैंने इसको जूम कर दिया तो यहाँ पे हेलो लिखा है। ये वही हेलो है जो मैंने एसआरसी, ये देखिए अब आप थोड़ा नोट करें मेरा कर्सर कहाँ पर है, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? TSX पे ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले एसआरसी लिखा हुआ है, फिर ऐप लिखा हुआ है और इसके बाद page.tsx लिखा हुआ है। हम उसी फाइल में अभी स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, अब शुरू करते हैं टेलविंड सीएसएस से। आपने जब प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया तो टेलविंड सीएसएस आपने इंस्टॉल की। अब टेलविंड सीएसएस की इंस्टॉलेशन हम बना देखें ले कहाँ लेंगे। कि वो सही से हुई भी है कि बुला नहीं। के मेरा मोबाइल उठाते। इसके लिए आप यहाँ पे आएंगे, एक आपके पास और फाइल होगी टेलविंड कॉन्फ़िग globals.css के नाम की। ठीक है, अब globals.css की फाइल में आए और आपके पास यहाँ पे 3 लाइन लिखी हुई, टेलविंड बेस, टेलविंड कंपोनेंट्स, टेलविंड यूटिलिटीज। Utilities। ये क्या है, क्यों है, इसकी हमें डिटेल में जाने की नीड नहीं। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं इट मीन्स आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो वेरीफाइड है। इसको वेरीफाइड करने के एक दो तरीके और हैं। एक तो आप globals.css में आके देख लें कि आपके पास ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं कि नहीं। दूसरी चीज़, आप अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में आइए और यहाँ पर देखिए आपके पास एक सेकंड लास्ट में टेलविंड कॉन्फ़िग ये TS टेलविंड config.ts की फाइल बनी हुई है। ये 2 चीज़ें हैं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी इंस्टॉलेशन सही हुई है कि नहीं। सही है, अभी हमारे पास ये है तो हम यहाँ पे इसको चला लेते हैं। अभी ये जो नीचे जो बाकी का कोड लिखा हुआ है इसको फिलहाल आप हटा दीजिए, मैंने हटा दिया, आप भी हटा दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इसको एक और तरीका वैसे तो हो चुका है, यहाँ पे लिखिए क्लास नेम और यहाँ पे एक क्लास दे दीजिए टेलविंड सीएसएस की, इस तरह से जो आपने रेड कलर दे दिया, यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। वेरी वेल डन, आपकी टेलविंड सीएसएस यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स स्टैंडर्ड बन चुका है सीएसएस लिखने का। सही है, पहले क्या होता था, एक डिस्प्ले, आप टेलविंड सीएसएस आप उसी वक्त पढ़ पाएंगे जब आपको सीएसएस आती होगी। सही है, अगर सीएसएस नहीं आती तो आई एम सॉरी, आप लोगों को ये वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई थी, इंटरनेट में भी बेतहाशा रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक सीएसएस नहीं सीखी तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आती है जिसको सीएसएस तो कोई बात नहीं। सही है, अच्छा, सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे होगा। अच्छा, हम टेलविंड सीएसएस पढ़ रहे हैं, उसमें फ्लेक्स बॉक्स। पहले क्या होता था, पहले जो आपके लेआउट बनते थे वो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक पे बनते थे। अब आपके जो लेआउट्स बनते हैं वो या तो फ्लेक्स बॉक्स पे बनते हैं या ग्रिड सिस्टम पे बनते हैं। हम इस वक्त फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ रहे हैं। हम फ्लेक्स बॉक्स को डिटेल में पढ़ेंगे जैसे ही हम एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे इसको। अगर हमने इसको एक्सटेंसिवली पढ़ लिया, हमें अच्छे से समझ आ गया, तो हमें ग्रिड सिस्टम समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। सही है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने टेलविंड सीएसएस। सबसे पहले काम करते हैं एक लेआउट पर। अब का ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, सपोज करें ये एक मेरा वेब पेज है, बड़ा सा बॉक्स। ये मैंने बॉक्स बना दिया, ये मेरा एक जो है वो वेब पेज है। अब वेब पेज में क्या क्या चीजें होती हैं भाई? सबसे पहले एक अदद होता है मेरे पास नेविगेशन बार। सही है, फिर मेरे पास एक चीज होती है सबसे एंड में फुटर। नेविगेशन बार बोल रहे हैं, इसको नेव बार बोल रहे हैं, हेडर बोल रहे हैं, किसी बार।
बीच में मेरे पास कुछ और मजीद लेआउट्स होते हैं जो इस तरह बेस करते हैं कि भाई एक लाइन है, उसमें दो कंपोनेंट्स इस तरह से आ रहे हैं, फिर नीचे एक सेक्शन है जिसमें 3 कार्ड्स कुछ इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, ये आपने हर वेबसाइट पे देखा होगा। अब इसकी थोड़ी सी हम टेक्निकल डिस्कशन में जाते हैं। आपके पास सबसे पहली चीज जो आपको याद रखने की है फ्लेक्स बॉक्स से पहले, कि भाई आपका जो एक वेब पेज होता है ना, जैसे हमने ये बनाया शुरू से लेके आखिर तक, इसको एक और बार हम बना लेंगे। ये जो भाई आपका वेब पेज है ना, ये 12 कॉलम्स के ऊपर निर्भर करता है। योर वेब पेज कंसिस्ट ऑफ 12 कॉलम। सही है, इस बात को याद रखें। जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाना शुरू करते हैं, आई रिपीट भाई, जब भी आप कोई लेआउट बनाना शुरू करते हैं तो आप उसको कॉलम्स में डिवाइड करते हैं कि भाई ये कॉलम है, ये मेरा सेक्शन है, इसके कितने कॉलम्स हैं। उसमें आप उसको तोड़ते हैं और सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो आप अपना डिजाइन शुरू करते हैं या वेब डिजाइन शुरू करते हैं। ठीक है, अब आपका जो कॉलम होता है ना, सॉरी जो वेब पेज होता है, वो 12 कॉलम्स कंसिस्ट करता है। उसके पास 12 कॉलम्स होते हैं जिसपे वो आप अपना डिजाइन बना सकते हैं। अच्छा, ये 12 कॉलम्स किस तरह होते हैं? एक फॉर एग्जांपल आपका सेक्शन है, ठीक है, चलें, अब ये आप लोगों से मैंने बता दिया ना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपने गवर्नर सिंह की वेबसाइट तो देखी होगी, सही है? आपके पास ये एक नेविगेशन बार है, सही है? आप मुझे बताइए, ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना, पहले से लेके आखिर तक, अभी इसमें जो कंटेंट आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। ये जो आपके पास एक नेविगेशन बार आ रहा है जो शायद ब्लू कलर का है, किसी भी कलर का है, ब्लू से मिलता जुलता है, ये कितने कॉलम्स पे कंसिस्ट करता होगा? थोड़ा सोच के बता। मैं रिपीट करता हूँ, समझ। आपका जो ये नेविगेशन बार है, अभी सिर्फ इसके कलर की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ से लेफ्ट से शुरू हो रहा है और ऑल द वे राइट तक जा रहा है, सही है? भाई एलिमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मेरा सवाल सुनो। ये जो आपके पास लेफ्ट टू राइट एक नेविगेशन बार बना हुआ है, ये कितने कॉलम्स पे कंसिस्ट करता है? भाई ये आपका वेब पेज है, सही है? इसके पास 12 की विड्थ होती है, 12 कॉलम्स ये एक जगह ले सकता है। आपका जो ये नेविगेशन बार है, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ, इसी तरह ये नेविगेशन बार लेफ्ट से शुरू हो रहा है, राइट पे खत्म हो रहा है। ये कितने कॉलम्स पे कंसिस्ट करता है? मैं इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, अच्छा चले मैं आसान करता हूँ, कॉलम छोड़ दें। इसकी विड्थ कितनी है लेफ्ट टू राइट? कितने परसेंट की विड्थ है? 100% की विड्थ है। भाई ऑल द वे लेफ्ट से शुरू हो रहा है, ऑल द वे राइट पे खत्म हो रहा है, सही है? तो इसकी विड्थ कितनी हुई? 100%। तो भाई आपके पास जब आप ये कॉलम बनाने बैठेंगे ना, ये नेवबार को असाइन करने बैठेंगे कि भाई आपको कितनी जगह घेरनी है, तो आप इसको 12 बोल सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। 12 कॉलम्स पे ये निर्भर करता है, डिपेंड, सही है? अब जैसे हमने डिस्कस किया, अच्छा ये 12 हो सकते हैं, 13 नहीं हो सकते, मैक्सिमम 12 होते हैं। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ये 12 से आगे नहीं जा सकता, 13, 14, 15 नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम 12 हो सकता है। जो भी मैं सवाल पूछूंगा उसको दिमाग से जवाब दें, मैं नहीं कह रहा फौरन जवाब दें, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड सोच लें, ठीक है? आपका 12 कॉलम्स पे ये नेविगेशन बार डिपेंड करता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नेविगेशन बार को इस तरह से बनाना है, बन गया ये जैसे वहां पे बना हुआ था। अब इसके अंदर जो ये लोगो है, ये लोगो आपको नजर आ रहा है, ये 12 में से आपको क्या लगता है इसने कितने कॉलम्स घेरे हुए होंगे या कितनी विड्थ घेरी हुई होगी?
सोचे सोचे 10 सेकंड सोचे फिर जवाब। ये जो लोगो है ना, इसने कितने कॉलम्स की जो है वो अपने पास जगह ले ली हुई है? सिर्फ इस लोगों की बात कर रहा हूँ, इस हेडिंग को अभी मत सोचना, ना इन रिजल्ट्स को भी सोचना, सिर्फ इस लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। सही है, सही है। तो आप लोगों का गैस बिल्कुल सही है, कोई एक बोल रहा है कोई दो बोल रहा है, आप लोगों के अपने दिमाग के ऊपर। तो मैं ये काम करता हूँ, इस तरह से एक यहाँ पे नेविगेशन एक लोगो बना लेता हूँ। सही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसने कितनी जगह घेरी होगी इस हेडिंग में? 4 सही है। कोई 4 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है। तो यहां पे मैं इसको इतनी स्पेस दे देता हूं। सही है। अब आपने क्या कहा, हमने इसको रखा फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा लोगो था उसको हमने 2 पे रखा। ठीक है। और इसको आप लोगों ने कहा कि भाई ये 5 पर है, जिसने 4 कहा वो भी सही है, जिसने 5 कहा वो भी सही है, आपके अपने दिमाग के ऊपर है। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये भी हो गया, ये लोगो भी हो गया, ये हेडिंग भी हो गई। अब ये जो राइट में लिंक्स आ रहे हैं, इसकी क्या विड्थ होगी? 1 सोच के बताएं। 4 के 5, 6, 10, 15, 5 ये जो नेविगेशन बार के लिंक्स आ रहे हैं यहाँ पे, 5 कितना बच गया? 2 + 5 कितने होते हैं? 7। तो इसको कितनी जगह मिली? 5। वेरी नाइस। तो हमारे पास ये जो चीज हुई, ये 12 कॉलम्स पे कंसिस्ट हो गई। सही है। 2 + 5 7 और +5 12। ठीक है। अच्छा, अब ये आप लोगों के अपने दिमाग के ऊपर है, आप इसको किस तरह जो है वो हैंडल करते हैं। मे भी आप लोग अपना दिमाग लगाएं कि भाई आपको, अच्छा चले छोड़े, अब इसकी डिस्कशन में बाद में जाएंगे। इसके बाद आपको ये हीरो सेक्शन दिख रहा है। ये हीरो सेक्शन होता क्या है? वैसे जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो बगैर स्क्रॉल किए, बगैर कोई स्क्रॉल किए, अभी मैंने इसमें कुछ स्क्रॉल नहीं किया, जैसे मैं इस वेबसाइट पे गया बगैर कुछ स्क्रॉल किए, सबसे पहले जो मुझे चीज दिखती है ना, उसको हम हीरो सेक्शन बोलते हैं। सही है। अब ये मुझे एक बात बताएं, मेरा जो लेआउट है, मेरा जो सेक्शन है, वो 12 कॉलम्स पे डिपेंडेंट है। सही है। मुझे एक बात बताएं, ये जो लेफ्ट सेक्शन है ना, ये एक लेफ्ट सेक्शन है मेरे पास, एक राइट सेक्शन है मेरे पास, आपके सामने है ना। यहाँ 2 हिस्सों में ये लेआउट डिवाइडेड है। कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 2। किसी को इख्तिलाफ है कि 1 में ही है या 3 में, 4 में? 2 में। ये सब एग्री है इस बात पे? सही है। 2 में ये डिवाइडेड है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो आपका लेफ्ट सेक्शन है ना, आपको क्या लगता है इसके कितने हिस्से? 5 7। सही है। ये तो बहुत अच्छी है, आपने ज़बानी कोड ही बता दिया। अभी ये कितने सेक्शन में डिवाइड है? सेक्शन है, ये लेफ्ट सेक्शन है, एक राइट सेक्शन है। आपके पास 12 कॉलम्स की जगह है। आपको क्या लगता है इनकी कितनी विड्थ है? 6 और 6। क्योंकि आपको भाई अंदाजे से ही लग रहा है, देखते ही पता चल रहा है कि इसने आधी विड्थ पेज की घेरी थी, तो आपने कह दिया भाई ये भी 6 है, इस तरह। और जो राइट सेक्शन है, जहां पे एक बैकग्राउंड इमेज आ रही है हमारे पास, इसको कितने सेक्शंस मिले होंगे? 6। इसको भी 6 सेक्शंस मिले होंगे। तो 6, सॉरी, ये भी 6 और ये भी 6। 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो आपके पास 12 जो है वो आपको मिल गई। ठीक हो गया जी। लड़कियों ने घेरा हो। आप बताएं
कितने हिस्सों में ये चीज डिवाइडेड है, कितने कॉलम्स में? दोबारा सुने, लेफ्ट से मेरा वेब पेज, ये मार के एक वेब पेज है, यहां से शुरू हो रहा है वहां खत्म हो रहा है। आधा हिस्सा, गौर से सुने, आधा हिस्सा 12 में ये डिवाइडेड है। आधा हिस्सा आप बॉयज ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, आधा गर्ल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। आपको क्या लगता है कितने सेक्शन में, कितनी विड्थ में, चले सेक्शन कॉलम छोड़ दें, कितनी विड्थ में 50% आप लोगों ने इस सेक्शन, बॉयज ने कितने परसेंट को घेरा हुआ है? 50% को। 12 कॉलम का 50% क्या होता है? 6। तो आप लोगों ने 6 को घेर लिया, इन लोगों ने 6 को घेर लिया। अब हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। एक पूरी रो है, ये 2 है, कंप्यूटर वाली तीसरी है। आप 6 में, अब आप लोगों के पास 6 कॉलम है, इसको थोड़ा और डिटेल में ले जाए ताकि आपको समझ। सही है, 6 कॉलम आप लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिए पूरे बॉयज ने। ये पूरा हिस्सा कंप्यूटर वाला, सॉरी कंप्यूटर टेबल वाला, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर मुझे इसका लेआउट बनाना हो, कितने विड्थ में मैं इन 3 हिस्सों को डिवाइड करूंगा? 20 पता है भाई? एक कंप्यूटर टेबल वाले, एक, 2 दूसरा पहला कंप्यूटर टेबल वाला, दूसरा फर्स्ट रो, तीसरी ये तीसरी रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। 6 को मैं कितनों में डिवाइड कर रहा हूँ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 में कितने हिस्से हो गए? 2। तो मैं इस तरह अपना लेआउट बना सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, ये बस कॉलम का गेम है। आपने कॉलम्स को तोड़ना सीख लिया ना, लेआउट बनाना मुश्किल नहीं है। फिर अगर आपको ऐसे, तो आप मार्जिन पैडिंग से भी जो है वो थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ लेआउट कॉलम से फोकस करें, होपफुली थोड़ा क्लियर होगा। अभी सेम चीज़ को हम कोड भी करेंगे, सही है? अच्छा, अभी हमने नेविगेशन बार यहाँ पे बना लिया। अब हम नेविगेशन बार को यहाँ पे कोड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरह नहीं लिखूंगा इसको page.tsx, इसके लिए मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा। कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि नहीं पता? सही है, मैं ऐप के फोल्डर के अंदर आऊंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाऊंगा, कंपोनेंट्स। ठीक है, फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स का, ठीक है। और इस कंपोनेंट्स के फोल्डर में आके देखिए मेरा माउस कहाँ पर है और कौन सा फोल्डर हाईलाइट है इस वक्त? कंपोनेंट्स का। यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे क्रिएट किया। पहले न्यू फोल्डर पे क्रिएट किया था, अब न्यू फाइल पे क्रिएट किया। यहाँ मैंने लिख दिया navbar.tsx, ठीक है, जैसे page.tsx थी, navbar.tsx हो गया। कंपोनेंट वैसे आपस की बातें क्या होता है, कौन बताएगा? हैंड रेज करके भाई। अच्छा एक सेकंड, मैं अगर कोई सवाल पूछूं ना, आप उसका एक्यूरेट जवाब दो तो बहुत अच्छी बात है। आपको टूटा फूटा भी जवाब आता हो तो वो भी मोस्ट वेलकम। अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है, चाहे वो गलत हो, कोई बात नहीं, सीखने ही आए हो ना यहाँ पे। अगर हर चीज़ पहले से आती तो यहाँ क्यों आते? जी सवाल है नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हैंड रेस करके, हैंड रेस करके, वो पीछे वाले बताएं, आप थोड़ा जोर से बताना पड़ेगा। एक सेकंड जी,